हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इस समय चर्चा में रहने वाला विषय CJI चंद्रचूड़ जी के बारे में, यानी कि जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल ही में इनका जो कार्यकाल है वो पूर्ण हुआ और कार्यकाल पूर्ण होने के बाद नए जो CJI हैं उन्होंने वो अपना कार्यभार देखने जा रहे हैं और ये इनका रिटायरमेंट हुआ है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। CJI जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, इनके 10 बड़े फैसले कौन कौन से रहे, सबसे लोकप्रिय CJI का कार्यकाल जो रहा CJI DY चंद्रचूड़ जी का, इनके बारे में हम फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप नहीं जानते होंगे, वो नए पॉइंट्स भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और भी कई सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं तो DY चंद्रचूड़ जी जो हैं, इनकी नियुक्ति 9 नवंबर को देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में हुई थी। यानी कि जब DY चंद्रचूड़ जी 9 नवंबर को जब नियुक्त हुए थे तब ये देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। इन्होंने जस्टिस UU ललित जो कि 49वें चीफ जस्टिस थे, उनका इन्होंने स्थान लिया था। यानी कि 49वें जो चीफ जस्टिस थे वो थे UU ललित जी और उनके स्थान पर DY चंद्रचूड़ जी मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी का पूरा नाम जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, ये इनका पूरा नाम है। उनके जो पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भी CJI रह चुके हैं। यानी कि इनके जो पिता थे जस्टिस YV चंद्रचूड़, ये भी मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये भी रह चुके हैं। DY चंद्रचूड़ जी का जो जन्म है वो 11 नवंबर 1959 को हुआ था। इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। आगे अगर हम डिटेल में हम बात करें तो सबसे पहले देश के 50वें जो CJI हैं DY चंद्रचूड़ जी, इनके बारे में हम परिचय इनका देखते हैं। थोड़ा बहुत पहले हमने जाना, अब बाकी आगे हम बात करते हैं। तो चंद्रचूड़ जी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील के रूप में इन्होंने प्रैक्टिस की। 1998 से 2000 के बीच में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये नियुक्त हुए। फिर 29 मार्च 2000 की अगर बात की जाए तो 29 मार्च सन 2000 को बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में ये नियुक्त हुए। फिर 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। यानी 31 अक्टूबर 2013 में ये इलाहाबाद के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश भी बन चुके हैं, रह चुके हैं। फिर 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। यानी कि फिर 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के बतौर जज के रूप में ये वहाँ पर नियुक्त हुए। बात करें जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के 5 बड़े फैसलों के बारे में, तो यहाँ पर हम ये 5 बड़े फैसले देखते हैं। आगे हम कुछ और जो इनके बड़े फैसले हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला जो है वो नोएडा ट्विन टावर गिराने का फैसला इन्होंने दिया। फिर एडल्ट्री लॉ पर इन्होंने फैसला दिया। फिर जो हादिया केस था उस पर इन्होंने फैसला सुनाया। फिर निजता का मामला और जो मौलिक अधिकार, इस पर इन्होंने फैसला सुनाया। और लास्ट वाला जो 5वां, अविवाहिता को भी अबॉर्शन का अधिकार है, इस पर भी इन्होंने फैसला सुनाया। और इस प्रकार से ये 5 इनके बड़े जो फैसले हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इनके जो फैसले रहे जो लास्ट तक रहे, क्योंकि अभी जब इनका लास्ट वर्किंग डे था उस दिन भी इन्होंने 45 जो फैसले थे उनको भी इन्होंने सुलझाया, उन फैसलों को भी इन्होंने सुनाया। तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बढ़ेंगे आगे वीडियो की तरफ। आगे हम बढ़ते हैं और फैसलों के बारे में अगर बात करें, जो इंपॉर्टेंट फैसले रहे इनके, वो उसमें से जो पहले की बात करें तो अनुच्छेद 370 को हटाना वैध। यानी इन्होंने बताया कि जो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है वो वैध है, इन्होंने उसको वैध करार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी की जो अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के रूप में केंद्र सरकार का जो फैसला था उसको इन्होंने वैध करार दिया।
यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसको इन्होंने बताया कि वो जो वहाँ से हटाया गया है अनुच्छेद 370, केंद्र सरकार के जो फैसला था उसको इन्होंने पूर्णतः वैध करार दिया। बात करें इन्होंने क्या कुछ बताया, तो अनुच्छेद 370 हटाने का जो फैसला सही है ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया। और उसमें क्या कुछ बड़ी बातें निकल के आई, तो इन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का जो आदेश है वो संवैधानिक तौर पर वैध है। 370 को निरस्त करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और डी वाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा बताया गया। 370 को हटाने का अधिकार जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए है और जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव हो और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो, इस बारे में भी इन्होंने बताया। और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का भी जो फैसला था उसका इन्होंने बरकरार रखा। तो ये कुछ फैसले इन्होंने सुनाए अनुच्छेद 370 को लेकर के। अगले अगर हम बात करें अगले इनके फैसले की, तो रद्द किया इलेक्टोरल बॉन्ड, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, चुनावी जो बॉन्ड था, उसके बारे में इन्होंने जो फैसला सुनाया। सीजीआई की अध्यक्षता में यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए उसको इन्होंने रद्द कर दिया, यानी उसको इन्होंने असंवैधानिक बताया, कहा यह संवैधानिक नहीं है, इस कारण से इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्होंने रद्द कर दिया। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया, तो इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, उसकी स्कीम रद्द की। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है वो गोपनीय रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है, ऐसा इन्होंने बताया। ये काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है, इसके और भी कई विकल्प हैं। फिर एसबीआई को राजनीतिक पार्टियों को मिले बॉन्ड्स की जानकारी देने का निर्देश, बैंक चुनाव आयोग को इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा, ऐसा भी फैसला दिया गया। और भारतीय चुनाव आयोग 31 मार्च तक इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर छापेगा, इसके बारे में भी इन्होंने ये फैसला सुनाया। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने और डी वाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की जो पीठ बैठी उसमें इलेक्टोरल जो बॉन्ड था उसको इन्होंने असंवैधानिक बताते हुए भी महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अगले फैसले की अगर हम बात करें, तो जो अगला फैसला था वो जेलों में भेदभाव को रोकने के लिए था, क्योंकि जेलों में जो जातिगत भेदभाव किए जाते हैं उनके बारे में इन्होंने फैसला सुनाया। तो सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ जी ने की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने भारत में जेलों के भीतर जाति आधारित जो भेदभाव है उसको असंवैधानिक करार देते हुए जेल मैनुअल को तुरंत संशोधित करने का निर्देश दिया था। यानी कि उन्होंने ये बताया कि जो जेल के अंदर जाति आधारित जो भेदभाव किए जाते हैं वो असंवैधानिक हैं और इस प्रकार से जो जेल का मैनुअल है उसको तुरंत संशोधित किया जाए, ऐसा इन्होंने निर्देश दिया था। आप यहाँ आर्टिकल में भी दे सकते हैं, जेलों में जातिगत भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट जो सख्त हुई और उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया हुआ था। अगले अगर हम फैसले की बात करें तो बाल विवाह के मामले पर भी इन्होंने दिशा निर्देश दिए। तो देश में बाल विवाह में वृद्धि का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई सारे जो निर्देश हैं वो जारी किए और बाल विवाह पर भी इन्होंने सख्ती दिखाई, इस पर भी इन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे। अगले अगर हम फैसले की बात करें, अगला जो फैसला काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था, अडानी और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, काफ़ी सारे विवाद में हिंडनबर्ग रिपोर्ट रही, काफ़ी सारी बातें चली, काफ़ी सारा हमको सुनने को मिला। तो अडानी हिंडनबर्ग जो विवाद था उसमें इन्होंने क्या बताया, तो सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद में जाँच के लिए कोई एसआईटी या विशेषज्ञों का समूह बनाने से इनकार कर दिया था। यानी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जो अडानी और हिंडनबर्ग का जो विवाद था उसमें इन्होंने फैसला सुनाते हुए बताया कि इस विवाद के लिए जांच के लिए कोई एसआईटी या विशेषज्ञों का जो समूह है वो नहीं बनेगा, इसका समूह बनाने से इन्होंने इनकार कर दिया था। इस पर भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। फिर मणिपुर यौन उत्पीड़न मामला, मणिपुर वाला आप सभी लोग जानते होंगे, जो मणिपुर वाला जो हिंसा हुआ, मणिपुर में जो भी यौन उत्पीड़न का जो मामला आया, कई सारा न्यूज में बना रहा ये। तो मणिपुर महिला यौन हिंसा से जुड़े वीडियो के प्रसारित होने के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए
3 महिला न्यायाधीश वाली एक समिति का गठन किया गया था, जिसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित जानकारी एकत्र करने का काम भी सौंपा गया था। यानी मणिपुर जो यौन उत्पीड़न मामला हुआ, उसमें वहाँ पर जो भी वीडियो जो प्रसारित हुए, वे सब होने के बाद CJI DY चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में एक पीठ बैठी, उसमें 3 महिला न्यायाधीशों की एक समिति बनाई गई और ऐसा बताया गया कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, आप उनको एकत्रित कीजिए और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। ऐसा इन्होंने फैसला सुनाया हुआ था। अगले अगर हम फैसले की बात करें तो केरल के सबरीमाला मंदिर का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे कंट्रोवर्सी में था, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चे में बना हुआ था सबरीमाला मंदिर केस जो था। तो सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 10 से 50 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं, उनको प्रवेश से बाहर रखना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। यानी कि जो सबरीमाला मंदिर है, वहां पर 10 से 50 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं आयु की, उनको वहां पर प्रवेश निषेध था। तो इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बताया कि जो 10 से 50 वर्ष आयु की जो महिलाएं हैं, इनको प्रवेश से बाहर रखना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। ऐसा कहते हुए इन्होंने उस बात पर भी फैसला सुनाया था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट जो फैसले रहे CJI DY चंद्रचूड़ जी के कार्यकाल में, जो महत्वपूर्ण फैसले रहे। कुछ मैंने पॉइंट वाइज बताए, कुछ पर मैंने डिटेल से चर्चा की। तो ये कुछ ऐसे फैसले थे जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। तो ये जो कुछ ऐसे फैसले थे जो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे थे, जो इन फैसलों को लेकर के CJI DY चंद्रचूड़ जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इन पर कार्य किया। तो इनके बारे में हमने बात की। अब आगे हम बात करते हैं CJI DY चंद्रचूड़ जी का जो आखिरी वर्किंग डे था, उस पर इन्होंने 45 केस सुने। यानी 45 जो केस थे वो अपने आखिरी वर्किंग डे पर इन्होंने सुने। तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी 10 नवंबर सन 2024 को रिटायर हो रहे हैं। यानी कि 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए। उससे पहले 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी वर्किंग डे था। यानी उनका आखिरी वर्किंग डे था और इस आखिरी वर्किंग डे पर उन्होंने 45 जो केस थे, उन 45 केसों की सुनवाई की। CJI चंद्रचूड़ जी की विदाई के लिए एक सेरेमोनियल बेंच भी बैठी और सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में इन्होंने लेडी ऑफ जस्टिस को CJI DY चंद्रचूड़ जी के ऑर्डर देकर बनवाया गया। और इस जो मूर्ति थी, उसकी आंखों पर पट्टी नहीं है। ये भी एक इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके अंतर्गत जो पहले लेडी ऑफ जस्टिस होती थी, जिनके आंख पर पट्टी बंधी होती थी, हाथ में तराजू लिए होती थी, तो वो भी इन्होंने चेंज करवाई। और उसमें जो नई जो लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति बनवाई गई, उसमें CJI DY चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर के उसको बनवाया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में स्थापित की गई। इस मूर्ति की आंखों पर पट्टी नहीं है और भी कई सारे इसमें बदलाव किए गए थे। तो ये भी महत्वपूर्ण कार्य जो था वो CJI DY चंद्रचूड़ जी के बारे में जी ने करवाया था। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे DY चंद्रचूड़ जी के बारे में, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इनका बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत ही बढ़िया कार्यकाल रहा। कई सारे इन्होंने महत्वपूर्ण फैसले सुनाए, उन महत्वपूर्ण फैसलों में निष्पक्ष होते हुए फैसले सुनाए। इस प्रकार से इनका जो कार्यकाल है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कार्यकाल रहा। ये 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो गए। इनके स्थान पर अब नए जो नए CJI आएंगे, 91 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो इस प्रकार से हमने आज सारी डिटेल्स में बातें की DY चंद्रचूड़ जी के बारे में। तो आशा करता हूं आपको ये सारी जानकारियां पसंद आई होंगी। ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर ये पॉइंट्स आपको पसंद आते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।